नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोरोना की इस दूसरी लहर में काफी कुछ बदला है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो क्लेम का जो पूरा एक प्रोसेस है और जो मामले हैं खास तौर पर वो ज्यादा बढ़े हैं। अब परेशानी इसलिए हुई है क्योंकि पिछले कुछ समय में जो कोरोना के मामले बढ़े हैं उससे क्लेम के जो मामले हैं वो भी जाहिर तौर पर बढ़ गए हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल जितने मामले आए थे उससे तो दुगने मई के शुरुआती हफ्तों में ही आ गए। अब इससे साफ पता चलता है कि कोरोना इस बार कितना प्रचंड रूप में है और यह भी मालूम चलता है कि इंश्योरेंस सेक्टर पर भी दबाव है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो क्लेम सेटल तो कर रही हैं लेकिन पूरा क्लेम सेटल नहीं कर पा रही है। मतलब मानिए आपने 100 रुपए अस्पताल में अगर खर्च किया होगा तो उसमें से सिर्फ 60 रुपए ही वो आपको दे पा रही है और 40 रुपए आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों की इस बार काफी कम है। अब इसकी वजह और क्या हो सकती है? इंश्योरेंस कंपनी कह रही कि हम पर दबाव बढ़ता जा रहा है तो हम क्या करें? कह रहे कि अस्पताल ओवर चार्जिंग कर रही है, क्लेम बहुत ज्यादा हो रहा है, अस्पताल में जो बिलिंग हो रही है। तो ये तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? जो पॉलिसी धारक है, आम पॉलिसी धारक, उन्हें इसमें परेशानी हो रही है। ये तमाम बातें हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद ही खास मेहमान के साथ। उनसे समझेंगे इस दिक्कत का समाधान क्या हो सकता है, क्लेम सेटलमेंट की किल्लत को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारे साथ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल श्री एमएन शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू, नमस्कार। तो हम हमारे आज के खास एक्सपर्ट से बातचीत करें उससे पहले आज शो में और क्या खास हम चर्चा करेंगे जरा उसके सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे कोरोना की दूसरी लहर में क्यों बढ़े क्लेम के मामले बढ़े लेकिन क्लेम परसेंटेज क्यों घटा, कोविड क्लेम में क्या दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही ये भी समझेंगे क्लेम सेटलमेंट की किल्लत समाधान क्या है। तो चलिए आज के खास एक्सपर्ट एमएन शर्मा से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे पिछले बार के मुकाबले इस बार के जो कोरोना के मामले हैं या उससे जुड़े हुए जो क्लेम्स हैं वो कितने अलग हैं। अगर हम जरा समझें कि पिछले बार कोरोना शायद इतना घातक नहीं था, इस बार हमने जो बढ़ते हुए मामले देखे हैं उससे क्लेम के जो मामले हैं वो किस तरीके से बदले हैं। क्लेम रिपोर्टिंग नंबर्स देखे हैं तो वो गए 100 साल में पूरा कुछ 15 लाख क्लेम आए तो अभी ये 2 महीने में ही उसमें आधा 8 लाख तक क्लेम आ गए। सो सेकेंड वेव में बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं एंड पूरा 1 साल का क्लेम्स अभी उसमें आधा 2 महीने में आ गए ना, तो 8,000 क्लेम ऐड हो गए। सो टोटल 23,000 क्लेम्स है एज ऑन डेट कोविड क्लेम्स हम हैंडल करें। तो मतलब पिछले साल के मुकाबले मई के शुरुआती हफ्तों में ही दुगने मामले सर हम देख रहे हैं। अब इससे दिक्कत क्या आ रही है? अब दूसरी लहर को तो हम सभी को मालूम था, हम सचेत थे कि हाँ दूसरी लहर आ सकती है और प्रशासन पे, पूरे सिस्टम पर बहुत ज्यादा भार पड़ने वाला है। इसका एक बहुत बड़ा जो बर्डन है वो इंश्योरेंस सेक्टर पर भी पड़ेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन इस बार बहुत ज्यादा बढ़े हैं। डेथ रेट्स इस बार पिछले साल के, मोर्टेलिटी रेट पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से शर्मा सर बात करें तो इस पूरे बर्डन को हैंडल करने के लिए ये जो क्लेम में बढ़ोतरी हुई है उसको हैंडल करने के लिए इस बार परेशानी क्या आ रही है? ये है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल में हमको क्लेम्स नॉट ओनली नंबर में ज्यादा आ रहे हैं बट सीवियरिटी में भी ज्यादा है। द सिम्टम्स सीवियरिटी जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है इस बार, तो उसके कारण ज्यादा लोग हॉस्पिटल का एडमिशन्स भी ले रहे हैं। उसके कारण हॉस्पिटल्स में अभी जो शॉर्टेज हो गया एंड ऑक्सीजन शॉर्टेज ये सब भी होके इफेक्ट होने लगा एंड रेट्स बढ़ गए
एंड ऑक्सीजन वगैरह इज अवेलेबल एट ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट में, और मेडिसिन का शॉर्टेज होने से वो बहुत बहुत ज़्यादा रेट्स में बिक रहे हैं। तो ये सब भी तो हमको इफेक्ट कर रहा है, और सब भी सबसे भी ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज भी तो इफेक्ट हो गई है, या उनके फैमिलीज में इफेक्ट हो गई है। तो उसके कारण ऑफिस में अटेंडेंस कम हो गया। तो विद इंक्रीज नंबर्स एक तरफ से, और एम्प्लॉय नंबर्स ऑफिस में ड्यूटी पे रहने वाले का नंबर थोड़ा कम होने से थोड़ा ज्यादा प्रेशर लग रहा है। बट हम उसको अभी तक तो वी आर एबल टू मीट दैट प्रेशर, एंड वी होप बाय जुलाई एंड तक ये कम हो जाएगा। द वेव आई थिंक इज ऑलरेडी जस्ट शोइंग सम साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन। हम समझते हैं कि जुलाई एंड तक नॉर्मल होने शुरू हो जाएगा। ओके सर, आप कह रहे हैं आने वाले कुछ समय में इसको मतलब स्थिरता लाने में काफी ज्यादा मदद मिल पाएगी, क्योंकि काफी बहुत बड़े स्केल पर हर कोई इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन इसमें सब में एक बात जो कि पॉलिसी धारक है, जो ग्राहक इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो आपको सुन रहे हैं, वो ये जानना और समझना चाहते हैं कि जब वो कोविड का क्लेम लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, चाहे कोई भी जरिया क्यों ना, हम रीइंबर्समेंट की बात कर लेते हैं या कैशलेस फैसिलिटी में भी आमतौर पर वो देखते हैं कि पूरा क्लेम उन्हें मिल नहीं पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें जेब से देना ही पड़ रहा है। मानिए फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का बिल उनका अस्पताल का बना हो तो इंश्योरेंस कंपनी उनको 60% ही क्लेम राशि का भुगतान करती है, लेकिन बचा हुआ जो अमाउंट है वो उनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी शिकायतें जो है वो पॉलिसी धारक कर रहे हैं सर। हाँ, वो हम भी उसका जांच करे हैं थोड़ा। वो जांच करने से हमको ये पता चला कि एक्चुअल क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमारा 50 नहीं 74 तक है, 74%। इसलिए कि हमारे जो कंपनी 30 कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करने वाले, उनमें से एक कंपनी में प्रोविजनिंग एक जगह डबल हो गया गलती से। वो उसके कारण, वो भी वन ऑफ द बड़ा कंपनियों में से, तो एक एक क्लेम दो बार रजिस्टर हुए से जैसा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो उसके कारण ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली तो उनका वो रेक्टिफिकेशन अगर हो गया तो और 2-3 जगह एरिया है कि पहले हॉस्पिटल्स जो एस्टिमेट देते हैं, तो उसका एक्चुअल क्लेम जब आता है तो उनमें से वो एस्टिमेट से एक दो एरियाज में थोड़ा कम परसेंट ही क्लेम करते हैं। तो उसके कारण हाँ, टोटल क्लेम्स सेटल में 5 से 6% तक थोड़ा दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। तो कम दिए से जैसा, क्योंकि उनका एक्चुअल बिल पहला एस्टिमेट से 5-6% कम रहता है, क्योंकि पहला जो ओवर एस्टिमेट करके मेरे ख्याल से देते हैं, बाद में जब एक्चुअल ट्रीटमेंट होकर अगर पेशेंट निकल ही जा रहा है तो उनका थोड़े एरियाज में एस्टिमेट थोड़ा कम हो रहा है। तो वो देखे हैं तो हमको 5-6% उधर भी कम हो रहा है, एंड देन एक 10% तक डबल रजिस्ट्रेशन होने से एक जगह ऐसा लगा है। एंड थोड़े केसेस में कस्टमर को खुद कोपे बोलते हैं, कोपे, वो कोपे के हिसाब से वो खुद एक 10% या 20% पहले है पॉलिसी लेते वक्त ही वो एग्री करते हैं कि वो खुद बेयर करेंगे। तो वैसा कोपे वाला भी डिडक्ट होता है इधर उधर। एंड कई जगह में अगर ओवर बिलिंग हो गया बाय हॉस्पिटल, अनरीजनेबल बिलिंग हो गया, तो उसका भी एक 10-15% तक कम हो सकता है। हम लोग कम करके देते हैं जहां पर अनरीजनेबल अमाउंट लगा। फॉर एग्जांपल एक केस में तो 224 पीपीई इक्विपमेंट चार्ज किया गया। जो पेशेंट रहा हॉस्पिटल में 7 दिन में 223 पीपीई, जो डॉक्टर्स नर्सेस पहनते हैं ना यूनिफॉर्म, द ड्रेस, वो उस पर 224 क्लेम करे है। तो वैसा है तो हम लोग वेरीफाई करेंगे एंड उनसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे और उसको रीजनेबल अमाउंट पे ले आके हम अलाउ करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में अगर 20-25 बेड है एक वार्ड में, तो उसमें से एक या 2 इंश्योर्ड पर्सन्स भी रहे तो पूरा वार्ड के ऊपर है सो वो अटेंड करने के लिए जो डॉक्टर्स नर्सेस फिरते रहते हैं वो ड्रेस पहन के, तो वो उसका टोटल बिलिंग 1-2 इंश्योर्ड बेड्स के ऊपर ही डाल दे रहे।
तो हम ऐसा नहीं मानते हैं करेक्ट है। हम बोलते हैं कि अगर 20 बेड है तो वो 20 बेड पे इसको डिवाइड करना, और ये 2 बेड को जो एप्लीकेबल है वही इस पे चार्ज करना। ऐसा करने से भी थोड़ा इधर उधर सर आप कंज्यूमेबल्स की शर्मा सर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब कंज्यूमेबल्स जो होते हैं, आपने पीपीई किट, फेस शील्ड, मास्क इनका जिक्र किया है। मैं आपसे एक नॉर्मल पॉलिसी धारक के लिए समझना चाहती हूं, क्योंकि कोविड क्लेम की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अब जो बहुत सारे ग्राहक हैं हमसे सवाल पूछते हैं कि हमने तो एक पॉलिसी ले ली है, अब चाहे वो कोविड की पॉलिसी है, उनकी अपनी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी है, वो ये समझना और जानना चाहते हैं कि कल को अगर मेरे अस्पताल में भर्ती हो जाती है तो वहां पर जैसा आपने बताया कि पीपीई किट का इस्तेमाल होगा, ग्लव्स है, क्योंकि इस बीमारी में सर जो कंज्यूमेबल्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और क्योंकि बीमारी रोज अपना स्वरूप बदल रही है तो उसमें इलाज के तरीकों में भी काफी ज्यादा बदलाव हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में भी और अभी भी क्या कुछ इंक्लूजन्स होने चाहिए कोविड रिलेटेड क्लेम्स में, मतलब उसमें कवर हो पॉलिसी में और बाद में जो पॉलिसी धारक को उसको क्लेम कर पाए? थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है सर। एक जगह फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। ये पीपी इक्विपमेंट में या कंज्यूमेबल्स पे हम कुछ बढ़ोतरी देने का सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि वो रीजनेबल भी नहीं है। अगर कोई वार्ड में 20 बेड्स है तो 2 ही बेड इंश्योरेंस के हैं, तो वो पूरा वार्ड का खर्चा ये 2 बेड पे ही डालना गलत है। हम बोलते हैं कि ये 20 बेड पे डिवाइड करके ये 2 बेड को जो एप्लीकेबल है वो डालने के लिए कहते हैं, वो तो रीजनेबल है। आई थिंक वो आप भी समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, दैट मीन्स अगर कोई घर पे ट्रीटमेंट दिया गया तो उधर कुछ लिमिट्स रहता है घर पे लिए सो ट्रीटमेंट के लिए। अगर कोई उसका हॉस्पिटल एडमिशन जरूरी है, फिर भी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं होने से कारण अगर वो ट्रीटमेंट घर से लिया है तो वो घर से लिए सो अमाउंट का ट्रीटमेंट पे थोड़े अपर लिमिट्स है, कैप्स है पॉलिसी के हिसाब से। वो होने से थोड़ा डिडक्शन यहाँ भी हो रहा है, मे भी कस्टमर के शोल्डर्स पे ज्यादा एफर्ट गिर रहा है, मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी गिर रहा है। तो उसको कम करने के लिए मेरे ख्याल से आगे जाते हुए हम उसको भी पॉलिसी में थोड़ा करेक्शन लेके आना जरूरी है, पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में। ओके सर। सर इसमें एक और बात समझना बेहद जरूरी है कि जो ये बिल्कुल जी बात पूरी कीजिए सर। हाँ नहीं, बट मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो इंश्योरेंस कंपनियां जो भी बिजनेस में है, उनका बिजनेस उनको कई गवर्नमेंट से, कोई टैक्स पेयर्स का मनी से कोई ग्रांट्स नहीं आता है। तो जो हम पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम के रूप में जो पैसा कलेक्ट करते हैं उसी का एक राशि बनाकर, और वो राशि से हम हमारे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो भी वो भी लॉ के हिसाब से लिमिटेड है, इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से, एंड वो लिमिटेड कॉस्ट में हम चलाना है। और एजेंसी कमीशन वो भी रेगुलेशन है, कमाना है, कम रखना है। एंड वो होने के बाद बाकी जो है ना वो क्लेम्स पे करने जाना है। तो वो क्लेम्स के लिए जब हम जो राशि रख रहे हैं वो जब कम पड़ रहा है तो बाद में नेक्स्ट ईयर्स में प्रीमियम बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम समझते हैं बिल्कुल सर। शर्मा सर मैं यही आपसे पूछने वाली थी। बिल्कुल सर, मैं आपसे यही पूछने वाली थी। इंश्योरेंस कंपनी पर आपके कहने के मुताबिक हाँ काफी ज्यादा दबाव है, तो फिर आपको तो प्रीमियम भी बढ़ाना पड़ जाएगा। जी, एंड हमारा ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स है वो सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। आप और मेरे जैसे जो नौकरी करके कमा के जो थोड़ा बचा के पॉलिसी ले रहे हैं, वो पॉलिसी खरीदने के लिए भी तो बहुत मुश्किल से वो पैसा इकट्ठा करके हम खरीद रहे हैं। अब ऐसा लोगों पे अगर ज्यादा बर्डन पड़ गया नेक्स्ट ईयर्स में, जो लोग इंश्योरेंस भी नहीं कर पाएंगे, कई लोग निकल जाएंगे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन से, तो ये प्रोटेक्शन भी उनको अधूरी हो जाएगी। तो वो नहीं होना है ना, तो उसके लिए ओके सर, बातचीत जारी रखेंगे आपसे। बिल्कुल जी, उसको बिल्कुल सर, बातचीत जारी रखते हैं एक छोटे से। बिल्कुल ओके सर। क्लेम सेटलमेंट की किल्लत, इस पर हम बात कर रहे हैं। एमएन शर्मा हमारे साथ है, सेक्रेटरी जनरल है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के। उनसे समझ रहे हैं कि इस कोरोना काल में क्लेम सेटलमेंट की दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनियों, इंश्योरेंस सेक्टर की दलील उन्हें सामने पेश की।
अब समझना जरूरी है पॉलिसी धारकों के लिए, उनकी सहूलियत और बेटरमेंट के लिए क्या हो सकता है। शर्मा सर, ये सबसे ज्यादा समझना जरूरी है कि अगर एक पॉलिसी धारक इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा कर रहा है, प्रीमियम टाइमली पे कर रहा है, तो उनको सहूलियत भी मिलनी चाहिए। ये साफ तौर पर है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है तो इंश्योरेंस कंपनीज का भी ये दायित्व रहता है हमेशा कि उनके जो ग्राहक हैं वो हमेशा खुश रहे, सेटिस्फाइड रहें। अब ये समझना जरूरी है कि इस क्लेम सेटलमेंट की किल्लत, जब समय इतना ज्यादा अभी मुश्किल चल रहा है, इस किल्लत को दूर करने के लिए सर क्या किया जा सकता है? आपने इंश्योरेंस सेक्टर पर दबाव तो बताया कि किस तरीके से आप सेल्फ तरीके से ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं विद लिमिटेड मींस, लेकिन ग्राहकों के लिए बेस्ट क्या हो सकता है? नहीं, आई डोंट नो, आप क्लेम्स डिस्पोजल टाइम के बारे में बात कर रहे हो, ज्यादा टाइम लेके, ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां बिल्कुल सर, क्लेम सेट, हाँ हाँ, टोटल 23,000 क्लेम्स, 23,000 क्लेम्स के 23 लाख क्लेम, 23,000 लैक्स क्लेम होने पर भी हम लोग, हमारा क्लेम्स डिस्पोजल है ऑलमोस्ट 75 to 80% तक क्लेम्स ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। जो 15-20% क्लेम या 25% क्लेम जो बचा हुआ है, वो इस कारण बचा हुआ है कि वो ट्रीटमेंट अभी भी जारी है, क्योंकि ना ये ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा टाइम तक चलने वाला ट्रीटमेंट है। हमको तो इंटीमेशन तो इमीडिएट जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसी दिन इंटीमेशन आ जाता है और उसी दिन हम क्लेम रजिस्टर कर देते हैं। बाद में उसका ट्रीटमेंट तो कम से कम 15-20 दिन या 30 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा हॉस्पिटल में ही, और उसके बाद में कम से कम 60 दिन तक पेशेंट घर से भी जो ट्रीटमेंट लेगा उसका बिल्स वगैरह हमको दे पाएगा, 60 दिन का ट्रीटमेंट। तो वो सब मिला के कम से कम 70 to 80 दिन तक का ट्रीटमेंट वेट करना पड़ेगा इंटीमेशन से। तो ये ज्यादा से ज्यादा ये क्लेम्स उसी में क्या है, अगर हम इफ यू टेक ओनली दी जो बिल्स हमारे प्रोपोर्शनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया और उनमें से देखे हैं, तो उनमें से देखा है तो ऑलमोस्ट 95-96% तक क्लेम्स सेटल्ड है, जहां डॉक्यूमेंट्स पूरा सबमिट हो गया। जहां डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ उसका कारण यह है कि ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। ओके सर, एक और बात आपसे समझना चाहते थे। जी बात पूरी कीजिए सर। या कैशलेस ट्रीटमेंट, हम जो अभी इतने जो केसेस है इनमें से कम 40 to 50% तक कैशलेस ट्रीटमेंट ही होता है। वो जब कैशलेस ट्रीटमेंट हुआ है, क्रेडिट पे उनका ट्रीट हुआ है पेशेंट, एंड पेशेंट को जिस दिन डिस्चार्ज कर रहे हैं उस दिन हमको पैसा देना ही पड़ेगा, वो देने पे वो पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। तो हम तो उसे डिले नहीं कर सकते, तो वो सब क्लेम्स भी तो इमीडिएट हो जाता है। एंड जो रीइंबर्समेंट क्लेम्स के लिए बाद में जो बिल्स आएगा उसको हम सेटल करेंगे, एंड वो बिल्स आने में कम से कम 60 के दिन तो मिनिमम है, उसके ऊपर 60 से 80 दिन तक होता है बिल्स आने में। तो उसके कारण आपको जो अपेंडेंसी दिख रहा है 25-30%, वो कारण है। मेरे ख्याल से किसी का क्लेम जो डॉक्यूमेंट्स पूरा देने के बाद में मेरे ख्याल से 10 दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं है किसी को क्लेम्स के लिए। ओके सर, अच्छा लगा ये जानकर कि इंश्योरेंस कंपनियां भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि जल्द से जल्द क्लेम्स का निपटारा भी हो जाए। ये समझना चाहते हैं सर, जानकारी के मुताबिक कई जो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने जो कोरोना कवच पॉलिसी है उसकी ऑनलाइन बिक्री अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बंद कर दी है। सर, ये ऐसा किस कारणों से हो सकता है? नहीं है, वो भी सच बात नहीं है। लोगों को मिल रहा है, लोग ले रहे हैं अभी भी। अगर किसी का कोई टेक्निकल रीजन की वजह से अगर उनका प्लेटफॉर्म शट है तो दूसरा कंपनी से ले सकते हैं। 30 कंपनियां इंश्योरेंस के जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में है, इनमें से किसी कंपनी से ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। अगर रिन्यूअल का अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में उनका शटडाउन है एक दिन के लिए, दूसरे दिन में तो खुलेगा। तो ऐसा तो है, हमको ऐसा वाला कंप्लेंट तो कुछ मिला नहीं। फिर भी ये कंप्लेंट्स ऐसा सुनकर प्रेस में जो आ रहा है वो देखकर मिनिस्ट्री भी अभी बहुत सख्त हमसे ऑर्डर्स दिया है,
और IRDA भी हमारे पीछे, इंश्योरेंस कंपनियों के पीछे पड़ा है और पूछ रहे हैं कि आप क्यों डेली सेल्स का फिगर्स उनको देने के लिए। सो नेचुरली अभी कोई छुपा भी नहीं सकता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटर लोग इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसा उन्हें नहीं देंगे। वो लोग तो दे विल इंश्योर ऑल इंश्योरेंस कंपनीज सेल दोस पॉलिसीज, जरूर मिलेगा। शर्मा सर, बिल्कुल सर, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में किस तरीके का ट्रेंड आने वाले टाइम में या किस तरीके के बदलाव आने वाले समय में आप देख रहे हैं? कुछ नए प्रोडक्ट्स जो ग्राहक है उनके लिए लाने की योजना है, क्योंकि अभी कोरोना पैंडेमिक चल ही रहा है, उसको देखते हुए कुछ बदलाव होने की संभावना या कोई और नई तकनीक आना चाहिए, आएगा भी। अगर आया भी तो भी ये रेट्स पे नहीं मिलेंगे। ये तो रेट तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ये इसीलिए बढ़ेगा कि हमको कोई गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलता है, टैक्स पेयर का मनी नहीं आता है इंश्योरेंस कंपनियां चलाने के लिए। हमको तो पब्लिक से ही लेके पैसा, अगर 100 लोगों से पैसे लिए तो 1-2 का क्लेम हो गया तो हम उनको पे करते हैं। अगर मनी वो पैसा बस नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल बिल्स ज्यादा से ज्यादा ऐसा बढ़ते रहा तो ये पैसा बस नहीं होगा, तो रेट्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप पूछ रहे हैं फैसिलिटीज और क्या बढ़ेगा, फैसिलिटीज बढ़ाने का इच्छा हमको भी है, लेकिन उसके साथ साथ रेट्स भी बढ़ सकता है, प्रीमियम रेट्स भी बढ़ेगा। क्योंकि मैं जैसे बताया सर, कितना प्रीमियम रेट बढ़ सकता है और कब तक आप अनुमान जता रहे हैं, जिस हिसाब से आप लगातार इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि पब्लिक से ही आपूर्ति करनी पड़ेगी? मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। मेरे ख्याल से अभी इमीडिएटली यही साल में प्राइसेस बढ़ने का, रिन्यूअल पे बढ़ने का उतना चांस नहीं है, क्योंकि रेगुलेटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो डजंट वांट दैट टू बी अलाउड। वो लोग बोलते हैं कि आप और कहीं दूसरे इसमें अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसको इधर रखो। ये टाइम है, ये पैंडेमिक टाइम है, और ये पैंडेमिक टाइम में जब सब लोग अपने अपने नुकसान उठा रहे हैं तो आपको भी तो उठाना पड़ेगा थोड़ा कुछ। हेल्थ पोर्टफोलियो में अगर आपको लॉस भी हो गया तो और कहीं आपको प्रॉफिट हुआ तो उसको इधर यूज करो। ऐसा ही ऑर्डर्स हमको मिल रहा है। तो मेरा ख्याल से ये नहीं होगा, बट ये जब तक नहीं होगा तब तक इंश्योरेंस कंपनियां का पास रिजर्व्स और फास्ट खत्म होने तक, तो वैसा नहीं इमीडिएट तो होने वाला नहीं है। बट फिर भी ये पैंडेमिक कम होने के बाद में ये इन द लॉन्ग रन स्लोली थोड़ा बढ़ते हुए ये रेट्स बढ़ते जाएगा। बट इनसे सब ऐसा नहीं होना है, तो हम मांग रहे हैं कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो हॉस्पिटल्स पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे और उनके चार्जेस पे कोई रेगुलेट किया तो हम समझते हैं कि ये नहीं होगा। एंड हम लोग और भी फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं अगर ये हॉस्पिटल्स पे थोड़ा कुछ रोक कोई लगा पाया तो। उसके हिसाब से ये थोड़े हाई कोर्ट्स ऑफ सम स्टेट्स लाइक इवन हैदराबाद, तेलंगाना हाई कोर्ट, Kerala High Court, and even Delhi High Court has given some directions to the concerned state governments कि थोड़ा हॉस्पिटल्स को काबू में रखने के लिए। अगर सर बिल्कुल सर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बिल्कुल सर, महामारी की स्थिति में जरूरी है कि नुकसान किसी का ना हो, इंश्योरेंस सेक्टर अच्छे से अच्छा सर्विस दे पाए ग्राहकों को, जो वो कोशिश कर रहा है, लगातार जारी है। क्योंकि लैग इसलिए है क्योंकि महामारी अभी चल ही रही है और खासतौर पर जो ग्राहकों को किसी भी तरीके की कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अमित शर्मा सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, आपने बहुत ही साफ गोई से हर सवाल का आज जवाब हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस मनी गुरु कार्यक्रम में बस इतना ही।